फ्रेंड्स, मैं करिश्मा खंडेलवाल आप सभी का स्टडी बुक्स ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बीकॉम पार्ट सेकंड में हमारा जो एबीएसटी सब्जेक्ट है, इसमें से हमारी सेकंड बुक है कॉस्ट अकाउंटिंग, वो हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमारा आज का टॉपिक है एलोकेशन ऑफ वेजेस, यानी कि मेथड्स ऑफ रिम्यूनरेशन। हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसी में एक टॉपिक है ये अलोकेशन ऑफ वेजेस। हम जो अलग अलग मेथड से जो वेजेस कैलकुलेट करते हैं, टोटल वेजेस जो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। किसी भी मेथड से मान लीजिए हमने टोटल वेजेस कैलकुलेट की एम्प्लॉय की, तो उसको हमें क्या करना होता है, अलोकेट करना होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेजेस में हमें उससे डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बोलते हैं अलोकेशन ऑफ वेजेस। तो हम देखेंगे सबसे पहले, ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक है निष्क्रिय समय का भुगतान एवं लागत लेखा व्यवहार। इसको हम पढ़ेंगे, इसका एग्जाम्पल लेंगे। उसका जो एग्जाम्पल है इस टॉपिक का, उसी में एलोकेशन ऑफ वेजेस को भी हम पढ़ेंगे। उसी एग्जाम्पल में एलोकेशन ऑफ वेजेस टॉपिक भी आ जाएगा, हमें किस प्रकार से वेजेस का एलोकेशन करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट टॉपिक है आज हमारा ये निष्क्रिय समय का भुगतान एवं लागत लेखा व्यवहार। कि अगर हमें क्वेश्चन में निष्क्रिय समय दिया गया है, ऐसा मतलब हमारा जो मान लीजिए स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल टाइम, हमें क्वेश्चन मतलब जो है हमारा उसमें अगर मान लीजिए कोई निष्क्रिय समय भी होता है, कुछ ऐसा टाइम है जो हमारा वेस्ट हो गया था, निष्क्रिय, जिस टाइम में हमने कोई काम नहीं किया, ठीक है। अगर निष्क्रिय समय भी हमें दिया हुआ है तो उसका हम मतलब उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, उसको किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। और लागत लेखा व्यवहार, पेमेंट ऑफ ओवर टाइम एंड आइडल टाइम, ठीक है, एंड ट्रीटमेंट इन कॉस्ट अकाउंट्स। यहाँ पे निष्क्रिय समय के एक मिनट, आवर टाइम है यहाँ पर, और अधि समय भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। हेडिंग में यहाँ पर अधि समय भी लिखेंगे हम, अधि समय एवं निष्क्रिय समय का भुगतान, ठीक है। दोनों चीज आएगी यहाँ पे। अधि समय है अगर हमारा, तो उसका पेमेंट हम किस प्रकार से करेंगे, और अगर निष्क्रिय समय है, वेस्ट टाइम है, उसका हम पेमेंट किस प्रकार से करेंगे, ये चीज हम देखेंगे। और उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से करेंगे, बुक्स में आप किस प्रकार से उनकी अकाउंटिंग करेंगे, ये चीज हम देखेंगे। तो देखिए, इसमें हमें क्या डिटेल दी गई है। यदि श्रमिकों से सामान्य घंटों से अतिरिक्त समय कार्य लिया जाता है, जो हमारा नॉर्मल वर्किंग आवर्स है, उससे अगर हम ज्यादा समय काम करवाया जा रहा है हमसे, ठीक है, तो उन्हें कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार दुगनी दर से भुगतान किया जाता है। तो जो हमने जितना समय अधिक काम किया है, तो उन आवर टाइम जिसे हम बोलते हैं, जो हमारा आवर टाइम वर्किंग आवर्स है, आवर टाइम के जो आवर्स है, उसके लिए हमें जो वेजेस मिलती है वो दुगनी रेट से मिलती है, ठीक है, डबल रेट से। मान लीजिए अभी हमें 10 रुपए पर आवर के हिसाब से वेजेस मिलती है, ठीक है ना। 1 घंटे के 10 रुपए मिलते हैं हमें, नॉर्मल वेजेज है ये हमारी। लेकिन मान लीजिए हमने आवर टाइम किया है, नॉर्मल टाइम से ज्यादा टाइम काम किया है, तो उसकी हमें डबल रेट से, यानी कि 20 रुपए पर आवर से, ठीक है ना, 20 रुपए पर घंटे, 1 घंटे के 20 रुपए के हिसाब से हमें क्या मिलेगी, वेजेस मिलेगी। तो डबल रेट से वेजेस मिलती है आवर टाइम के लिए, ठीक है। देखेंगे आगे हमें क्या डिटेल दी गई है। आधे समय मजदूरी से में सम्मिलित अधिक दर से भुगतान को सामान्यतः ऊपरी व्यय माना जाता है, ठीक है। जो मतलब जो ओवर टाइम है हमारा, उसमें जो अधिक जो हम रेट से जो पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड बोलते हैं, ऊपरी व्यय माना जाता है, यानी कि ओवरहेड माना जाता है उसको, ठीक है। निष्क्रिय समय हेतु भुगतान करने पर सामान्यतः निष्क्रिय समय के भुगतान को ऊपरी व्यय लागत में सम्मिलित किया जाता है। जो ओवरहेड के लिए हम पेमेंट करते हैं, ठीक है, उसको भी हम अधिक समय के लिए, ठीक है, आवर टाइम के लिए जो हम पेमेंट करते हैं ना, उसको भी ओवरहेड मानते हैं। और आइडल टाइम के लिए हम जो पेमेंट करते हैं उसको भी ओवरहेड मानते हैं, ठीक है। यानी कि नॉर्मल वेजेस तो हमारी है जो है, उसको तो हम वेजेस मानते हैं। उसके अलावा मान लीजिए आवर टाइम के लिए हम जो वेजेस दे रहे हैं ना, जितनी वेजेस एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो उसको हम क्या मानते हैं, ओवरहेड मानते हैं, ओवरहेड में शामिल करते हैं, ठीक है। और जो आइडल टाइम है हमारा, आइडल टाइम की जो वेजेस है, आइडल टाइम के लिए हम जो वेजेस दे रहे हैं उसको क्या मानते हैं, हम उसको भी हम ओवरहेड मानते हैं, ठीक है। ये चीज बताई गई है हमें इसमें। आगे देखेंगे आगे क्या बोला गया है हमें। तथा असामान्य निष्क्रिय समय के भुगतान को लाभ हानि खाते से अपलिखित कर दिया जाता है। यानी कि जो सामान्य निष्क्रिय समय है, ठीक है,
निष्क्रिय समय भी दो प्रकार का हो सकता है, एक तो सामान्य यानी कि नॉर्मल आइडल टाइम, और दूसरा होता है अबनॉर्मल आइडल टाइम। यानी कि अगर नॉर्मल आइडल टाइम है, मान जो नॉर्मली होता ही है इतना, तो आने जैसे मान लीजिए आने जाने में 5-10 मिनट वेस्ट हो जाते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाने में टाइम वेस्ट हो जाता है, तो ये नॉर्मल आइडल टाइम है। अगर नॉर्मल आइडल टाइम की हम वेजेस देते हैं तो उसको हम क्या मानते हैं, ओवरहाइड मानते हैं। यहाँ पे हम आइडल टाइम के साथ में लिखेंगे नॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सामान्य निष्क्रिय समय, ठीक है। इस जगह पे लिखेंगे हम सामान्य निष्क्रिय समय। अगर सामान्य निष्क्रिय समय के लिए भुगतान कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो सामान्य निष्क्रिय समय, है ना। यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है देखो हमें सामान्य निष्क्रिय समय, ठीक है। सामान्य निष्क्रिय समय के लिए अगर भुगतान किया जाता है, नॉर्मल आइडल टाइम के लिए भुगतान किया जाता है, तो उसको ओवरहेड मानते हैं। और अगर मान लीजिए अबनॉर्मल जो ओवर टाइम है, ठीक है, असामान्य निष्क्रिय समय है, जो किसी असामान्य कारणों से हमारा टाइम वेस्ट हुआ है, उसको अबनॉर्मल आइडल टाइम बोलते हैं। और अबनॉर्मल आइडल टाइम जो होता है उसके लिए हम जो पेमेंट करते हैं ना, उसको कैसे अप्लिखित करते हैं, कैसे राइट ऑफ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसको क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, अप्लिखित करते हैं। तो ये है हमारी डिटेल, ठीक है। ये हमारी डिटेल है आइडल टाइम के लिए और ओवर टाइम के लिए, ठीक है। अधि समय के लिए और निष्क्रिय समय के लिए, अधि समय तथा निष्क्रिय समय के लिए उस क्या कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, उसका कैसे अकाउंट्स की बुक्स में उनको लिखेंगे। तो ये चीज हमने देखी है, ठीक है। अब ये जो हमने पढ़ा है, जो इसके बारे में डिटेल पढ़ी है, इससे हम एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझेंगे, ठीक है, ताकि ये टॉपिक हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को पढ़ेंगे हम सबसे पहले, और फिर स्टेटमेंट बना के हमें वही वेजेस कैलकुलेट करनी है और फिर उसको अलोकेट करना है, ठीक है। देखेंगे एक मशीन पर एक मजदूर के समय पत्रक के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि कुल 48 घंटों में से श्रमिक ने उत्पादन पर 45 घंटे 4 घंटे अधिक समय को सम्मिलित करते हुए काम किया, ठीक है। यानी कि एक एम्प्लॉय है हमारा, एक वर्कर है, ठीक है। उसने क्या किया, उसके पास में टाइम कितना दिया गया था उसको, 48 घंटे का, लेकिन 48 घंटों में से उसने कितने समय में काम किया है, 45 घंटों में काम किया है, ठीक है। और ये जो 45 घंटे हमें दिए गए हैं एक्चुअल टाइम का, उसमें 4 घंटे क्या है, अधिक समय के सम्मिलित है। यानी कि 41 घंटे में ही 41 घंटे तो एक्चुअल आवर्स है, और ओवर टाइम आवर्स कितना है, अधिक समय कितना है, 4 घंटे का, ठीक है। इंग्लिश में देखो, यहाँ पे देखते हैं मैं क्या इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको एक बार। एन एनालिसिस ऑफ द टाइम कार्ड ऑफ ए वर्कर ऑन ए मशीन शोज, ठीक है, दैट आउट ऑफ टोटल 48 आवर्स, यानी कि 48 घंटों में से वर्कर 48 घंटों में से वर्कर ने 45 आवर्स यानी कि 45 घंटे काम किए हैं। इन 45 घंटों में 4 घंटे का ही शामिल है, ओवर टाइम भी शामिल है, ठीक है। ऑन प्रोडक्शन एंड 3 आवर्स वाज आइडल टाइम ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन, ठीक है। यानी कि 48 घंटों में से उसने 45 घंटे काम किए हैं और बाकी के जो 3 घंटे बचे वो क्या हो गया, आइडल टाइम, यानी कि टाइम वेस्ट हो गया। किसकी वजह से, मशीन ब्रेकडाउन की वजह से, मशीन के खराब होने की वजह से 3 घंटे का टाइम हमारा क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो 3 घंटे का टाइम क्या हो गया, हमारा आइडल टाइम हो गया, ठीक है। आगे बोला गया है हमें नॉर्मल रेट ऑफ वेजेज इज 10 पर आवर, ठीक है। यानी कि नॉर्मल वेजेज कितनी है, 1 घंटे के 10 रुपए मिलते हैं 1 घंटे के। बट वेजेज फॉर आवर टाइम आवर्स इज पेड एट डबल द नॉर्मल रेट, यानी कि आवर टाइम के लिए जो वेजेस दी जाती है ना, अधिक समय जो हमने कार्य किया, ज्यादा टाइम काम किया है, उसके लिए हमें डबल रेट से क्या मिलती है, वेजेस मिलती है, ठीक है। क्लासिफाई वेजेस पेड टू वर्कर इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेजेस, यानी कि पहले तो हमें वेजेस कैलकुलेट करनी है और फिर उसको क्या करना है, डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस में हमें क्या करना है, अलोकेट करना है, क्लासिफाई करना है, बांटना है उसको कि कितनी वेजेस तो डायरेक्ट वेजेस में आएगी और कितनी वेजेस इनडायरेक्ट वेजेस में आएगी, ठीक है। सॉल्यूशन, सॉरी, अब देखेंगे कि हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है, इसको हम किस प्रकार से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो ये यहाँ तक का क्वेश्चन है हमारा, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा। सॉल्यूशन तो अब हम देखेंगे, ठीक है, स्टेटमेंट बना करके। अब देखो ये हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब इसके हिसाब से हम स्टेटमेंट बनाएंगे। एक कॉलम तो बनेगा हमारा पार्टिकुलर्स का, ठीक है, एक कॉलम बनेगा हमारा अमाउंट का। इस प्रकार से कॉलम, इस प्रकार से ये फॉर्मेट बनाएंगे, हम स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। ऊपर हेडिंग डालेंगे इसमें, स्टेटमेंट शोइंग टोटल वेजेस, डायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट वेजेस। हेडिंग डालेंगे ऊपर स्टेटमेंट showing total wages, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट वेजेस, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट बन जाएगा। इस ऊपर हेडिंग डाल देंगे इसमें, स्टेटमेंट शोइंग डायरेक्ट वेजेस, टोटल वेजेस, डायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट वेजेस। ये हमारा स्टेटमेंट बन गया। ये कॉलम बन जाएगा पार्टिकुलर्स का, ठीक है। ये कॉलम बन जाएगा हमारा अमाउंट का। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें उससे हमें टोटल वेजेस क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब टोटल वेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, देखो सबसे पहले तो हम लिखेंगे हमारे जो नॉर्मल वेजेस है, ठीक है। नॉर्मल वेजेस कितनी होगी हमारी, यहाँ पे देखो नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने हैं। यहाँ पे देखो हमें 48 घंटे का टाइम था जिसमें से 45 घंटे काम किए हमने, लेकिन उन 45 घंटों में से भी 4 घंटे तो ओवर टाइम है, तो 45 में से 4 माइनस कर देंगे, 41 आवर्स, 41 घंटे, यानी कि 41 घंटे की हमारी नॉर्मल वेजेज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मल वेजेज ऑन 41 आवर्स, ठीक है, एट द रेट कितने रुपए से पर आवर रेट कितनी है, पर आवर रेट यानी कि 1 घंटे के कितने रुपए मिलते हैं, 10 रुपए, ठीक है। तो 41 यहाँ पे 41 आवर्स है और 1 घंटे के कितने रुपए मिलते हैं, 10 रुपए। तो कितना हो गया टोटल यहाँ पे 410, यानी कि 41 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आगे हमारे पास में 410 रुपए, ठीक है। ये अमाउंट आ जाएगा आर एस में। ये नॉर्मल वेजेज हो गई। अब लिखेंगे हम आवर टाइम वेजेस, आवर टाइम वेजेज। आवर टाइम वेजेज कैसे लिखेंगे, आवर टाइम कितना किया है हमने देखा था 4 घंटे का, क्वेश्चन पढ़ा था अभी हमने, 4 घंटे का क्या किया था हमने, आवर टाइम किया था। तो आवर टाइम के लिए हमें वेजेज हमने पढ़ा था कि आवर क्वेश्चन में भी दिया हुआ है और पहले जो डिटेल पढ़ी थी उसमें भी हमने देखा था कि आवर टाइम के लिए हमें दुगनी रेट से क्या मिलता है, वेजेज मिलती है दुगनी रेट से। तो यहाँ पे देखो आवर टाइम तो है 4 घंटे का, ठीक है, 4 घंटे आवर टाइम है और वेजेस किस रेट से मिलेगी, नॉर्मल रेट है 10 रुपए, तो डबल रेट हो जाएगी 20 रुपए। 20 रुपए की दर से हमें क्या मिलेगा, पेमेंट मिलेगा यहाँ पर। तो देखो आवर टाइम वेजेस ऑन 4 आवर्स, ठीक है, आवर टाइम वेजेस 4 आवर्स पे मिलेगी हमें और किस रेट से मिलेगी, 20 रुपीज की रेट से, ठीक है। यानी कि 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 80 रुपए। ये आवर टाइम वेजेज हो गई। अब इसमें क्या, अब क्या लिखेंगे, आइडल टाइम वेजेज। आइडल टाइम की भी तो वेजेज मिलेगी ना हमें, आइडल टाइम वेजेज ऑन, आइडल टाइम के कितने आज से कितने घंटे थे, देखो यहाँ पे 3 घंटे, ठीक है। आइडल टाइम कितने हैं, 3 आवर्स, 3 घंटे। तो आइडल टाइम के 3 घंटे पे वेजेस मिलेगी हमें, 3 घंटे के लिए आइडल टाइम वेजेस ऑन 3 आवर्स एट द रेट, आइडल टाइम के लिए किस रेट से मिलेगी, वही नॉर्मल रेट से मिलेगी वेजेस, 10 रुपीज की रेट से, ठीक है। तो 3 इंटू 10 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 रुपए। टोटल कर लेंगे, इसका टोटल कितना हो जाएगा, 410 और 80 490 और 30 520 रुपए। यानी कि टोटल वेजेज कितनी हो गई हमारी, यहाँ पे टोटल वेजेज आ गई हमारे पास में 520 रुपए,
ये आ गई हमारे पास में टोटल वेजेज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये पहले तो हमने टोटल वेजेस कैलकुलेट कर ली। ठीक है, टोटल वेजेज आ गई हमारे पास में। अब हमें इसे क्या करना है, इस टोटल वेजेस को अलोकेट करना है, बांटना है। ठीक है, डिवाइड करना है कई कई में, डायरेक्ट वेजेज में और इनडायरेक्ट वेजेस में। तो आप देखो इसको जो टोटल वेजेस है इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेजेस में कैसे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो डायरेक्ट वेजेज। ठीक है, डायरेक्ट वेजेज में कौन कौन सी वेजेज आएगी, एक तो हमारी जो नॉर्मल वेजेज है। ठीक है, नॉर्मल वेजेज कितनी है, नॉर्मल वेजेज है हमारी यहाँ पर ऊपर 410 रुपए। ठीक है, नॉर्मल वेजेज है 410 रुपए। ठीक है, प्लस अब देखो आवर टाइम के लिए हमने जो पेमेंट किया है ना, तो आवर टाइम के लिए हमने डबल रेट से पेमेंट किया है। ठीक है, 4 घंटे का ओवर टाइम किया था, 20 रुपए की रेट से पेमेंट किया था। ठीक है, तो 80 रुपए आए थे। लेकिन 4 घंटे जो ओवर टाइम है ना, इस पे 10 रुपए तो नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल रेट है 10 रुपए। तो जो जितना नॉर्मल रेट से जितना पेमेंट मिलता ना, कितना मिलता, 4 घंटे पे 10 रुपए के हिसाब से पेमेंट मिलता तो 40 होते। यहाँ पे डबल से मिल रहा है, तो जितना नॉर्मल मिलेगा ना उसको तो हम डायरेक्ट में शामिल करेंगे, और एक्स्ट्रा जितना मिल रहा है ना उसको इनडायरेक्ट में शामिल करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल कितना मिलता, 4 × 10 यानी कि 40 रुपए। ठीक है, तो 410 + 40 कितना हो जाएगा, 450 रुपए। तो यहाँ पे डायरेक्ट वेजेज आ जाएगी हमारी 450 रुपए। ठीक है, इस प्रकार से तो हम डायरेक्ट वेजेस लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में नीचे लिख देते हैं अच्छे से। ठीक है, कि किस प्रकार से हमने 450 रुपए आए हमारे पास में कैलकुलेट किया। 410 तो नॉर्मल वेजेज है, प्लस यहाँ पे आ गया 40, ये 40 रुपए कैसे आए, आवर टाइम। ठीक है, आवर टाइम फॉर 1 सेकेंड, 40 रुपीज ऑन आवर टाइम फॉर आवर्स। ठीक है, किस रेट से, इधर ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पे नॉर्मल रेट से, यानी नॉर्मल रेट से आवर टाइम का जो वेजेस था ना उसको लिख दिया हमने 40 रुपए यहाँ पे। तो 410 + 40 कितना हो गया, 450 रुपए। ठीक है, तो ये तो होगी डायरेक्ट वेजेस। अब इनडायरेक्ट वेजेस कैसे लिखते हैं, इनडायरेक्ट वेजेस कौन सी होती है, एक आइडल टाइम के जो आइडल टाइम के लिए जो वेजेस दिए हमने, एक तो वो इनडायरेक्ट वेजेस होगी। ठीक है, इनडायरेक्ट वेजेस कैसे लिखते हैं, डायरेक्ट वेजेस तो हमने कैलकुलेट कर ली, नॉर्मल वेजेस प्लस आवर टाइम के लिए जितनी नॉर्मल वेजेस थी वो लिख दी। ठीक है, इनडायरेक्ट वेजेस में क्या क्या चीजें आएगी, एक तो आवर टाइम जो 4 घंटे किया था उस पे एक्स्ट्रा मिली थी। ठीक है ना, एक्स्ट्रा कितनी मिली थी, देखो 4 घंटे का आवर टाइम है हमारा, है ना, उस पे 20 रुपए के हिसाब से मिले थे हमें 80 रुपए, जिसमें से 40 रुपए तो नॉर्मल हो गए, बाकी के 40 रुपए एक्स्ट्रा मिले थे ना डबल रेट से, वो इसमें लिख देंगे। ठीक है, आवर टाइम फॉर आवर्स, आवर टाइम फॉर आवर्स की। ठीक है, और इसमें भी कौन सा वाला लिखेंगे, प्रीमियम वाला। ठीक है, एक्स्ट्रा जो पैसा प्रीमियम दिया था ना हमने, डबल रेट से वेजेस दी थी, तो नॉर्मल जो टोटल है ना, देखो आवर टाइम पे 80 रुपए दिए थे, जिसमें से 40 रुपए तो नॉर्मल थे, 40 रुपए काहे के दिए थे, एक्स्ट्रा दिए थे प्रीमियम के, तो प्रीमियम वाला लिख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, आवर टाइम प्लस आइडल टाइम वेजेज। ठीक है, तो ये हमारी क्या जाएगी, इनडायरेक्ट वेजेज। आवर टाइम के कितने थे एक्स्ट्रा, 40 रुपए। आइडल टाइम के कितने रुपए थे हमारे पास में, आइडल टाइम के थे हमारे पास में 30 रुपए, तो 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70 रुपए। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी इनडायरेक्ट वेजेज की। ऐसे ही हमें करना था कि डायरेक्ट वेजेज कौन सी होगी, इनडायरेक्ट वेजेज कौन सी होगी। ठीक है, ये जो हमने ऊपर टोटल वेजेस निकाली थी, इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेजेस में हमें क्या करना था, अलोकेट करना था। ये हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखो इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले तो हमने स्टेटमेंट बनाया। ठीक है, इस प्रकार से स्टेटमेंट बनेगा, स्टेटमेंट शोइंग टोटल वेजेस, डायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट वेजेस।
सबसे पहले हमने नॉर्मल वेजेस लिखी, उसके बाद में आवर टाइम की वेजेस लिखी। आवर टाइम पे देखो डबल रेट से पेमेंट मिला है हमें, 4 घंटे के लिए 20 रुपए के रेट से मिला है, ठीक है, 80 रुपए। और आइडल टाइम की वेजेस लिख दी हमने 30 रुपए। टोटल कर लिया 520 रुपए आ गई हमारे पास में टोटल वेजेस। अब जो 520 रुपए की टोटल वेजेस आई है हमारे पास में, इसको हमें डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस में बांटना है। तो डायरेक्ट वेजेस कौन कौन सी होती है? एक तो जो नॉर्मल वेजेस हमें मिली है, ठीक है, 41 घंटों पे, वो 410 रुपए आ गए। और आवर टाइम वेजेस, आवर टाइम जो घंटे थे ना हमारे, उस पर नॉर्मल रेट जितनी वेजेस तो क्या मानेंगे, डायरेक्ट वेजेस मानेंगे। और एक्स्ट्रा जो मिला है ना उसको इनडायरेक्ट वेजेस में मानेंगे। तो देखो आवर टाइम पे हमें 80 रुपए मिले थे, ठीक है, ऊपर हमने किया था यहाँ पे डबल रेट से 20 रुपए के हिसाब से 80 रुपए मिले थे, तो डबल मिले ना 80 रुपए। तो सिंगल जो मिलते हैं 40 रुपए जो मिलते हैं वो नॉर्मल थे, तो नॉर्मल में लिख देंगे 40 रुपए, ठीक है। तो 410 प्लस 40 450 रुपए डायरेक्ट वेजेस हो गई हमारी। इनडायरेक्ट वेजेस में क्या लिखते हैं, आवर टाइम पे घंटे में हमें जो एक्स्ट्रा पैसे मिले थे 40 रुपए, वो 40 रुपए लिख देंगे, प्लस आइडल टाइम के हमें मिले थे 30 रुपए। तो इन दोनों को इनडायरेक्ट वेजेस में शामिल करते हैं, तो इसको लिख देंगे टोटल 70 रुपए इनडायरेक्ट वेजेस में। इस प्रकार से हमारी जो 520 रुपए की जो टोटल वेजेस थी उसको हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेजेस में क्या कर दिया, अलोकेट कर दिया। तो ये टॉपिक था हमारा अलोकेशन ऑफ वेजेस, ठीक है। अलोकेशन ऑफ वेजेस टॉपिक भी आ गया इसमें हमारा, और ना आइडल टाइम और आवर टाइम का कैसे हम ना ट्रीटमेंट करते हैं, वो चीज भी हमारे इस क्वेश्चन में आ गई। तो हमने जो क्वेश्चन लिया था ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कारखाना लागत एवं रूपांतर लागत ज्ञात करना। कारखाना लागत और रूपांतर लागत ज्ञात करना, ठीक है। फाइंडिंग वर्क कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट। कारखाना लागत को तो बोलते हैं वर्क कॉस्ट और रूपांतर लागत को बोलते हैं हम कन्वर्जन कॉस्ट। अब देखेंगे हम इसमें क्या डिटेल दी गई है हमें। कारखाना लागत से तात्पर्य सामग्री एवं श्रम लागतों यानी कि मूल लागत। सामग्री और श्रम लागत के टोटल योग को हम क्या बोलते हैं, मूल लागत बोलते हैं, ठीक है। तो सामग्री और श्रम लागतों में कारखाना उपरिव्यय को जोड़ने पर ज्ञात की गई लागत से होता है। यानी कि हम मेटेरियल कॉस्ट, कहने का मतलब ये है कि मेटेरियल कॉस्ट और जो लेबर कॉस्ट होती है, मेटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट का जो टोटल होता है ना प्लस, उसको क्या बोलते हैं हम, मूल लागत यानी कि प्राइम कॉस्ट, ठीक है। सामग्री लागत और श्रम लागत यानी कि मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट के टोटल को क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, मूल लागत बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गई मूल लागत। और इसमें अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देते हैं, ठीक है, प्राइम कॉस्ट में हम ऐड कर देते हैं क्या चीज, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि कारखाना व्यय अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो इसे हम बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर इसे वर्क कॉस्ट भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट हमें ये लाइन दी गई है ये इसी के लिए दी गई है कि कारखाना लागत किसे बोलते हैं, कि हमारी जो हमारी सामग्री लागत है, जो श्रम लागत है, उसमें अगर हम कारखाना लागत भी जोड़ देते हैं तो वो हमारी आ जाती है कारखाना उपरिव्यय भी अगर उसमें हम जोड़ देते हैं तो ये हमारी आ जाती है कारखाना लागत, ठीक है, वर्क कॉस्ट। यानी कि ऐसे समझे हम मेटेरियल कॉस्ट में मेटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट के टोटल को तो हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। और अगर प्राइम कॉस्ट में हम प्राइम कॉस्ट यानी कि मूल लागत, अगर प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड भी जोड़ देते हैं तो ये आ जाती है हमारी फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट, ठीक है। ये तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट हो गई। अब क्या करना है, सेकंड है रूपांतर लागत यानी कि कन्वर्जन कॉस्ट। रूपांतर लागत से तात्पर्य कारखाना लागत में से सामग्री लागत को घटाकर ज्ञात की गई लागत से होता है। यानी कि हमने यहाँ पे जो फैक्ट्री कॉस्ट ज्ञात की है ना, कारखाना लागत ज्ञात की है, कारखाना लागत। अगर हम कारखाना लागत में से, ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट में से अगर हम मटेरियल कॉस्ट माइनस कर देते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट में से अगर हम मटेरियल कॉस्ट घटा देते हैं, सामग्री की लागत को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाती है यहाँ पर रूपांतर लागत यानी कि कन्वर्जन
कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास में। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है इससे, इसलिए हमें डिटेल दी गई है इसके लिए। ठीक है, तो ये डिटेल हमने पढ़ ली। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि कारखाना लागत किसे कहते हैं और रूपांतर लागत किसे कहते हैं। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट का टोटल होता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देते हैं तो हमारे पास में आ जाती है फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट आ गई हमारे पास में। अब फैक्ट्री कॉस्ट में से हम मटेरियल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगी कन्वर्जन कॉस्ट, रूपांतर लागत। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या है, रूपांतर लागत का मतलब क्या है कि हमें मतलब कि हमारे पास में जो मटेरियल था, रॉ मटेरियल था, कच्चा माल, उसको उससे हमें मतलब प्रोडक्शन जो हमने किया है, पूरा जो हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ है, तो जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में चेंज करने में, ठीक है, हमारी कॉस्ट कितनी आई है। जो रॉ मटेरियल था, स्टार्टिंग में हमारे पास में रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल होता है हमारे पास में स्टार्टिंग में, ठीक है, कच्चा माल होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से हम जो गुड्स बनाते हैं, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स जो बनाते हैं हम, तो रॉ मटेरियल से गुड्स बनाने में, यानी कि रॉ मटेरियल को गुड्स में कन्वर्ट करने में हमारी जो कॉस्ट आई है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट, रूपांतर लागत। ठीक है, तो इसकी हमने अभी ये डेफिनेशन पढ़ी है कि कारखाना लागत क्या होती है और रूपांतरण लागत क्या होती है। तो इसके बारे में हमने ये बेसिक डिटेल्स आज पढ़ ली है आज के लेक्चर में। अब जो इसको हम जो प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे ताकि हमारा ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज हमने एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। देखो, हमारा आज का टॉपिक था अलोकेशन ऑफ वेजेस। ठीक है, यानी कि जो मजदूरी है उसका बंटवारा। इसमें हमने फर्स्ट टॉपिक लिया था ये निष्क्रिय समय का भुगतान। ठीक है, अधिक समय और निष्क्रिय समय का भुगतान, आवर टाइम और आइडल टाइम का पेमेंट हम जो करते हैं उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, लागत लेखा व्यवहार, तो ये हमने पढ़ा था, इसकी थ्योरी पढ़ी थी हमने, और फिर एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझा था हमने। और फिर नेक्स्ट टॉपिक लिया हमने ये फैक्ट्री कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट का ट्रीटमेंट किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से हम इनकी अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हमने पढ़ लिया, इसके बारे में बेसिक डिटेल्स पढ़ ली और एग्जांपल इसका हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब यही टॉपिक हमारा कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप सब हमारे साथ में बने रहिए स्टडी बॉक्स ऑनलाइन क्लासेज में। थैंक यू सो मच।